हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर कामना लोहनी। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज डाकपत्थर में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में हूँ। आज का ये लेक्चर जो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, यह है सल्तनत काल में नगरों की दशा तथा सिंचाई व्यवस्था। पर्टिकुलरली एमए के स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिवल हिस्ट्री जिन्होंने लिया है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बाकी बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। पहली बात है सल्तनत काल में नगरों की दशा। इसकी ये दोनों ही जो टॉपिक्स हैं, इनके लिए तत्कालीन जो यात्रा विवरण है ये बहुत बेनिफिशियल रहे हैं, जिनको मैंने देखा है, जिनसे जो मैंने स्रोत बनाए हैं अपने। तो बेसिकली 4 प्रमुख स्रोत हैं जिनसे मैंने अपना ये लेक्चर तैयार किया है। एक तो अमीर खुसरो की जो किताब है किरान उस सदाइन, अमीर खुसरो ने इस किताब में तत्कालीन नगरों का जगह जगह पे वर्णन किया है। ये बुगरा खान और कैकबात के मिलन का वर्णन है, जब वो पिता पुत्र आपस में मिलते हैं, उसके बारे में किरान और सदाइन है। तो इसमें हमें थोड़ा नगर का वर्णन मिलता है। फिर फरिश्ता की तारीखी फरिश्ता किताब है, जिसमें भी सल्तनत कालीन नगरों का वर्णन मिलता है। पैलेसर्ट 1595 टू 1630 तक ये डच मर्चेंट थे और इन्होंने ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, व्यापारी के तौर पर भारत में आए थे। और इन्होंने भी अपने विवरण में जो है वो यहाँ के नगरों की दशा लिखी है। इसके अतिरिक्त मॉडर्न हिस्टोरियन यूसुफ हुसैन जो हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। यूसुफ हुसैन ही मास्टर्ड इन अरेबिक, पर्शियन, कई लैंग्वेजेस में उनकी मास्टरी थी और उन्होंने कई बुक्स मुगल्स और मिडिवल के बारे में लिखी हैं। मिडिवल पीरियड में तारीख़ हिंद है इनकी, जो मुगल और ब्रिटिश कंपनी के रूल के बारे में तारीख़ हिंद में दिया। इसमें भी इन्होंने जो है नगरों के बारे में जानकारी थोड़ा मिलती है यूसुफ हुसैन की इस किताब में। इसके अतिरिक्त शिहाब अल दीन अल उमरी, ये 14th सेंचुरी में भारत में आए थे और उन्होंने अपने विवरण में लिखा है। दिल्ली के बारे में वो लिखते हैं कि दिल्ली इज कंपोज्ड ऑफ सो मैनी टाउन्स, और जिनके अपने अलग अलग नाम है, हैविंग देयर ओन नेम्स, एवरीवन इज नोन बाय इट्स ओन नेम। अलग अलग नामों से, तो दिल्ली तो कई बार बसी, कई बार उजड़ी, तो अलग अलग नाम, 7 किस्म की दिल्ली कहा जाता है। तो खैर ये उमरी भी अपने विवरण में दिल्ली का वर्णन करे। तो इस तरीके से कई यात्री हैं या कई तत्कालीन इतिहासकार हैं जिनके विवरणों से सल्तनत कालीन नगरों का वर्णन हमें मिलता है। संपूर्ण हिंदुस्तान में बड़े बड़े नगरों का उत्थान जो था वो अपने आप में एक बहुत असाधारण घटना है। समकालीन इतिहासकारों और यात्रियों ने अपने विवरणों में इनका वर्णन दिया है, जिससे हमें उन नगरों की समृद्धि के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। वास्तव में नगरों का उत्थान सिर्फ सल्तनत काल में ही नहीं हुआ था, ये तो प्राचीन समय से ही होने लगा था। जब जब सभ्यताएं विकसित होने लगी थी तो नगरों का उत्थान होने लगा था। लेकिन यदि मध्यकाल में हम आते हैं तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही दिल्ली और उसके आसपास के नगरों का या उन नगरों का भी विकास हुआ जहाँ पर दिल्ली सल्तनत का जिन नगरों से होते हुए व्यापार होता था, आपके यूरोप से या दक्षिण एशिया से या एशियाई देशों से या अफ्रीकी देशों से, तो उन सभी नगरों का उत्थान हुआ क्योंकि वो व्यापारिक क्षेत्र थे या कनेक्टिंग प्लेसेस थे, व्यापारी जहाज़ों के जाने के लिए या व्यापारियों के ठहरने के लिए जहाँ पे व्यवस्थाएं होती थी। तो वो क्षेत्र अपने आप ही विकसित होने लगे और इनको विकसित करने में काफ़ी सहायता जो थी वो शासकों के द्वारा भी दी गई। तत्कालीन सुल्तानों के द्वारा भी इन क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य भी किया गया। तो जैसे कि यूसुफ हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों ने लंदन, पेरिस तथा इस्तांबुल जैसे महान नगरों से
यहाँ के नगरों की तुलना करने में संकोच नहीं किया है। विदेशों से जो भारत में जो यात्री आते हैं वो भारत के नगरों की तुलना, स्पेशली दिल्ली की तुलना जो है वो लंदन, पेरिस और इस्तांबुल से करते हैं और खुले मन से करते हैं। यदि हम आज के समय की बात करें तो दिल्ली की तुलना हम पेरिस या लंदन से कम सफाई या कुछ चीज़ों में नहीं कर सकते। दे आर मोर डेवलप्ड देन आर दिल्ली। लेकिन जब इस समय की बात कर रहे हैं तो यूसुफ हुसैन भी अपनी किताब में लिखते हैं कि तत्कालीन जो दिल्ली है या तत्कालीन जो बड़े नगर हैं उनकी तुलना जब यात्री यहाँ पर आते हैं तो वो खुले मन से करते हैं। उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं होता कि लंदन, पेरिस या इस्तांबुल जैसे जो बड़े नगर हैं, बड़े शहर जो हैं, बड़े नगर हैं, उनसे किसी भी दृष्टि से दिल्ली या उसके आसपास के नगर जो हैं वो किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। तो पहला नगर दिल्ली ही था जिसके बारे में अलग अलग यात्री लिखते हैं। दिल्ली इस समय अपने चरम वैभव पर था और दिल्ली का विकास यदि मध्यकाल में देखते हैं हम या सल्तनत काल की हम बात कर रहे हैं तो इल्तुतमिश के शासन काल से इसका विकास प्रारंभ हुआ था। क्योंकि चिंगेज खान ने एशिया और फारस के आसपास के नगरों को लूटना शुरू किया था, लूटा था, तहस नहस कर दिया था। तो ऐसी जगहों के जो बड़े बड़े विद्वान या कलाकार थे वो दिल्ली में आ गए थे, दिल्ली में आकर के बस गए थे और यहाँ पर उन्होंने दिल्ली के गौरव को और आगे बढ़ाया। क्योंकि किसी भी नगर का विकास सिर्फ उसकी बिल्डिंग से, सिर्फ उसके बाहरी वैभव से ही नहीं होता है। उन नगरों का विकास वहाँ की संस्कृति से भी होता है, जो वहाँ के विद्वान करते हैं या वहाँ के शासक उस संस्कृति को बढ़ाने में अपना कार्य करते हैं। तो जब चंगेज खान बाह्य नगरों को लूट रहा था, दिल्ली को भी लूटने की, दिल्ली में भी आने की कोशिश करी थी, पर वो सफलता उसे नहीं मिली, काफी दूर हो गया था। तो ऐसे समय में वो बाहरी जो नगर थे, फारस और मध्य एशिया के जो नगर थे, वहाँ के काफी विद्वान भारत में आकर के बस गए थे, दिल्ली में आकर के बस गए थे। दिल्ली में उन्हें प्रश्रय भी मिला और ऐसे समय में जब यहाँ पर उन्हें पूरा यहाँ के शासकों के द्वारा उन्हें प्रश्रय मिला तो यहाँ पर उन्होंने अपनी विद्वता के द्वारा इस शहर का विकास किया, कल्चरली, साहित्यिक रूप से। और यहाँ के शासकों ने भी इसमें पूरा साथ दिया और उन्होंने इसको ब्यूटिफाई करने के लिए, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, दिल्ली का क्योंकि दिल्ली के गौरव को बढ़ाने के लिए वो एक आवश्यकता भी थी। क्योंकि यहाँ पर कई अन्य राज्यों के राजदूत, कई अन्य राज्यों के बड़े बड़े व्यापारी भी आकर के सल्तनत, ये राजधानी था, ये दिल्ली सल्तनत की राजधानी था, यहाँ पर आकर के रुकते थे। तो इसको खूबसूरत बनाना, क्योंकि वो व्यापारी यहाँ रुक रहे हैं और यहाँ की के वैभव का वर्णन वो जाकर के दूसरी जगहों पर करने वाले थे अपने यात्रा अकाउंट्स के द्वारा, जैसे इब्न बतूता करता है, जैसे कि अन्य यात्री जो अलबरूनी से लेकर के, इब्न बतूता से लेकर के विजयनगर और अन्य साम्राज्यों में आए हुए ढेर सारे यात्री अपनी यात्रा विवरणों में यहाँ के नगरों का बढ़ चढ़ के वर्णन करते हैं। तो ये वर्णन होना है आने वाले समय में, तो यहाँ के शासकों को इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें अपने शहरों को, अपने नगरों को खूबसूरत बनाना है। तो इल्तुतमिश के समय से ही दिल्ली को ब्यूटीफाई या खूबसूरत बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इसके विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, क्योंकि ये राजधानी था, ये सल्तनत था दिल्ली का और इसको काफ़ी सुंदर बनाया गया। और किरान साधन में अमीर खुसरो लिखता है कि इस पर शासन इतना सुचारू व कुशलतापूर्वक रहा कि कोई इसको देखने के बाद अचेतन अवस्था का अनुभव करता है। इस पर शासन और इतना सुचारू व कुशलतापूर्वक रहा कि कोई इसको देखने के बाद अचेतन का अनुभव करता है। इसकी स्थापना के पश्चात सारे संसार में ऐसा कोई दूसरा नगर नहीं जिसकी तुलना इसके ऐश्वर्य और भव्यता से की जा सकती है। एग्जैजरेशन या अतिशयोक्ति हो सकती है अमीर खुसरो के कथन में, लेकिन इतनी भी नहीं। अमीर खुसरो अपने इस कथन में लिख रहा है कि इसकी तुलना विश्व के किसी अन्य नगर से
नहीं की जा सकती, ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और बात भी सही है, अमीर खुसरो तो 6 सुल्तानों को देख के को सर्व कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। तो अमीर खुसरो ने अलग अलग समय में 6 सुल्तानों को देखा है, तो उसकी भव्यता को उसने अपनी आंखों से देखा है। चूंकि वो राज कवि हैं और वो रहे हैं राज दरबार में, तो उन्होंने देखा है कि किस तरीके से दिल्ली एज अ सल्तनत, एक राजधानी के रूप में इतना खूबसूरत था। इसकी दिल्ली के नगर के विकास के लिए बाहर के देशों से, इसमें सिर्फ दिल्ली के राज दरबार का ही विकास नहीं किया गया था, बल्कि दिल्ली के चारों तरफ इमारतों को बनाया गया था, किलों को बनाया गया था, यमुना को खूबसूरत बनाया गया था, बागों को बनाया गया था, और यहाँ विद्वानों को संरक्षण दिया गया था। और जो राज दरबार थे उसको सुंदर करने के लिए बाहर से कई चीज़ों को आयात किया गया था। समय समय पर बाहर के विद्वानों को यहाँ पर काफ़ी समय के लिए रोका जाता था, रखा जाता था, उनके साथ संगोष्ठियाँ की जाती थी, डिस्कशंस किए जाते थे, यहाँ के राजदूतों को बाहर के जगहों में भेजा जाता था। ये सिर्फ एक बाह्य सुंदरता नहीं थी इस नगर को विकसित करने के लिए, बल्कि आंतरिक भी थी, सांस्कृतिक सुंदरता भी थी, जिसका वर्णन फिर समय समय पर यात्रीगण अपनी यात्रा विवरणों में करते हैं। इसके बाद दूसरा जो नगर मिलता है वो है दाबुल या दाभौल। दाबुल जो था वो प्रेजेंटली रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र का ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल सिटी है, नदन सदन साइड्स। ये इस समय वशिष्ठ नदी के 2 तरफ है दाबोल, इस समय प्रेजेंटली 2 तरफ बसा हुआ ये शहर है। ये पोर्ट सिटी था, समुद्र के किनारे बना हुआ ये शहर था। इसकी इम्पोर्टेंस ये थी, इसका महत्व ये था कि यहाँ पर अलग अलग जगहों से आने वाले यात्री जहाज जो थे, छोटे बड़े जहाज जो थे, वो अलग अलग यात्री जहाज, चाहे वो मलक्का से आए हों, मालाबार से आए हों, अदन से आए हों या उर्मुज से आए हों, ये सारे यात्री जहाज जो थे वो दाबोल या दाबुल में आकर के रुकते थे। और यहाँ पर इसलिए इस नगर का विकास हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो सराय बनी हुई थी, जहाँ यहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी, और धनवान व्यापारी यहाँ रहते, तो इसकी आमदनी जो थी वो उनसे वसूला जाने वाला चुंगिया महसूल था। और उस चुंगिया महसूल के द्वारा इस दाबोल नगर को विकसित किया गया, स्वयं ही विकसित हो गया था कि बड़ी बड़ी सरायों का निर्माण किया गया था। व्यापारियों की ये नेसेसिटी थी, उनकी आवश्यकता थी कि एक ही दिन में तो वो पूरी दूरियों को नहीं नाप सकते थे, तो इन जगहों में ये पोर्ट सिटी थी और यहाँ पर रुकना उनकी एक नेसेसिटी थी, यहाँ उन्हें रुकना होता था। और इसके लिए फिर चूंकि वो यहाँ रुकते थे, तो इस नगर का दाबोल नगर का विकास हुआ था। धीरे धीरे फिर काफ़ी लंबे समय तक व्यापारी यहाँ रुकने लगे, तो फिर उस तरीके की दुकान, उस तरीके के छोटे छोटे सरायों के साथ साथ सामान के लेने देने के लिए गोदामों का विकास हुआ। और इन छोटे नगरों में जो शासक वर्ग होता, शासक मीन्स जो छोटे सूबेदार या छोटे जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग होता था, उनका फिर अपने एरियाज होते थे जो फिर इन नगरों को जो है वो खूबसूरत बनाते थे। तो व्यापारियों से लिया जाने वाला जो महसूल या चुंगी था, उसी से इस दाबुल या दाबोल का विकास किया गया था। तीसरा जो बड़ा नगर इस समय देखने को मिलता है वो है श्रीनगर। कश्मीर में श्रीनगर जो था वो देवदार के वृक्षों से बनी हुई विशाल इमारतों का नगर था, और ये इमारतें 5 से 7 मंजिला भी हुआ करती थी। इन इमारतों में हॉल, बरामदे और बुर्ज हुआ करते थे। देवदार की बनी हुई 5 से 7 मंजिला इमारतें, बहुत खूबसूरत इमारतें हुआ करती थी, जिनमें बड़े बड़े हॉल होते थे और बरामदे होते थे, खुले बरामदे होते थे, और बुर्जियाँ हुआ करती थी। बुर्ज यानी कि छतों में बाहर देखने के लिए, हवा लेने के लिए बुर्ज बने होते थे, जिनमें बैठ करके हवा ली जा सकती थी।
तो पूरा देवदार के कंस्ट्रक्शन होते थे और इतने खूबसूरत होते थे कि देखते ही बनते थे। और जो ये जो इमारतें होती थी, देवदार की बनी हुई जो इमारतें होती थी, ये जिन गलियों में होती थी, ये गलियां इनके जो नीचे के गलियों के नीचे जो पत्थर बिछे होते थे, ये पर्वतों से निकले हुए पत्थर होते थे उनसे, और दीवारें भी पर्वतों से निकले हुए पत्थर। उस समय ईंट वींट से ये नहीं बने होते थे, बल्कि पर्वतों के जो गोल पत्थर बड़े बड़े निकले होते थे, उनसे नीचे की गलियां भी बनी होती थी और दीवारें भी बनी होती थी। और जो बिल्डिंग्स बनी होती थी, इमारतें जो होती थी, वो सारी इमारतें देवदार की लकड़ी से होती थी। तो श्रीनगर अपने आप में बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरत था, जिसका सारा कंस्ट्रक्शन चूंकि देवदार की लकड़ी से होता था। और यहाँ श्रीनगर भी व्यापार की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, व्यापारी यहाँ पर भी आकर के रुकते थे, इसलिए इस क्षेत्र का विकास लगातार हुआ था और ये उस समय के प्रमुख नगरों में एक था। इसके बाद लाहौर जो था वो एक अगला महत्वपूर्ण नगर था इस समय का, जो अपने फैलाव के लिए, अपनी आबादी के लिए और धनराशि के लिए जाना जाता था। बहुत विशाल था लाहौर, बहुत बड़ा था और बहुत घनी आबादी यहाँ पर की थी और बहुत पैसा यहाँ पर था, क्योंकि लाहौर जो था वो मध्य एशिया और भारत को जोड़ने के लिए पुल का काम करता था। यहाँ से होते हुए फिर अफगानिस्तान से होते हुए ईरान, इराक और फिर मध्य एशिया तक को व्यापार हुआ करता था। तो एक रहने के लिए रेजिडेंशियल एरिया, एक बहुत लंबे समय तक व्यापारियों को रुकने के लिए लाहौर हुआ करता था। यहाँ की आबादी बहुत घनी थी और व्यापारियों की दृष्टि से सारे एशिया के व्यापारी यहाँ पर एकत्र होकर के अपने व्यापार के डिस्कशंस किया करते थे, व्यापार की योजनाएं बनाया करते थे। और यहाँ पर इतना ज़्यादा आबादी थी कि कहा जाता था कि जब लोग गलियों में चलते थे तो उनके कंधे एक दूसरे से टकराते थे। इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी, इतनी ज़्यादा आबादी थी। लेकिन यूरोप और एशिया के देशों में इसका नाम था, ये अपने विकास के लिए, अपने विकसित नगरों में से इतना ज़्यादा प्रमुख था कि यूरोप और एशिया के प्रमुख नगरों में लाहौर का नाम था। तो लाहौर में संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण यूरोप और एशिया के देशों के व्यापारी आकर के यहाँ पर रुकते थे, अपने व्यापार की योजनाएं बनाते थे और इसलिए ये बड़ा संपन्न था अपने आबादी की दृष्टि से, अपने फैलाव की दृष्टि से और अपनी संपन्नता की दृष्टि से। और बहुत घनी आबादी लाहौर की हुआ करती थी। मध्य एशिया से भारत को जोड़ने का कार्य ये करता था। तो दिल्ली, दाबुल, श्रीनगर, लाहौर, इसके अतिरिक्त नगरों का वैभव वास्तव में बहुत ज़्यादा था। इन सभी नगरों की का वर्णन जो है वो यात्रियों ने, तत्कालीन यात्रियों ने किया है और विदाउट एनी कंफ्यूजन वी कैन से कि ये नगर वास्तव में विश्व के वैभवशाली नगरों में से एक थे। उस समय फिरोज तुगलक ने भी कुछ नगरों की स्थापना की थी, जैसे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद, इन नगरों की स्थापना की थी, जो तत्कालीन समय में सल्तनत काल में बड़े विशाल नगरों में माने जाते थे। हालांकि ये अपने डेवलपिंग स्टेज में थे, ये अभी डेवलप हो रहे थे, विकसित हो रहे थे। ये नगर उतने विशाल नहीं थे जितने कि लाहौर, दिल्ली, श्रीनगर और दाबुल, इस तरीके की, क्योंकि ये व्यापारिक नगर नहीं थे। ये सारे जो चारों नगर मैंने बड़े नगर बताए, ये व्यापारिक नगर थे। इनकी जो संपन्नता थी या इनका जो विकास हुआ था वो व्यापार की वजह से हुआ था। तो फिरोज के द्वारा जो ये नगरों की स्थापना की गई थी, ये फिरोज के अपने तुगलकों का साम्राज्य, चूंकि संपूर्ण भारत में इनका साम्राज्य स्थापित हो चुका था, तो अब
अपने फैलाव की वजह से इनको नए नगरों की आवश्यकता थी, और इसलिए फिरोज तुगलक का शासनकाल अपने कंस्ट्रक्शन की वजह से ही, अपने सुधारों की वजह से ही जाना जाता है, नए नए कार्य करने की वजह से जाना जाता है। मोहम्मद तुगलक के समय तक जितना भी फैलाव होना था सल्तनत का हो चुका था, संपूर्ण भारत में लगभग हो चुका था। साउथ का कुछ एरिया छोड़ करके संपूर्ण भारत पर फैलाव हो चुका था। तो फिरोज तुगलक के समय में फैलाव की आवश्यकता थी नहीं, इसलिए कंस्ट्रक्शन किया गया। तो फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, इस तरह के कुछ नगरों की स्थापना की जो अपनी डेवलपिंग स्टेज में थी, विकासोन्मुख थे, जो विकास कर रहे थे। बड़े विशाल नगर नहीं थे, लेकिन नगर थे जिनका जो सतत विकासशील प्रक्रिया में थे। इसके अतिरिक्त मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर की स्थापना करी थी, और सिकंदर लोदी ने यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नगर की नींव डाली थी। आगरा सिकंदर लोदी ने स्थापित भी किया था और उसका काफ़ी विकास भी किया था। वहाँ काफ़ी नहरें और काफ़ी उसने इमारतों का भी निर्माण किया था। हालांकि आगरा का वास्तविक विकास जो हुआ था वो मुगलों के समय में हुआ था, और मुगल काल में आगरा राजधानी भी बना था मुगलों की, और अकबर के समय में तो फिर आगरा से लगे हुए फतेहपुर सीकरी को एक विशाल नगर बना दिया गया था। लेकिन फिर भी सिकंदर लोदी के समय में आगरा की स्थापना हो गई थी। तो ये जितने भी नगर सल्तनत काल में स्थापित हुए थे, या सल्तनत काल में जिनका विकास हुआ था, या जो अपने चरम वैभव को प्राप्त हो चुके थे, जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि श्रीनगर है, दाबुल है, या लाहौर है, और या फिर वो डेवलपिंग नगर जो कि फिरोज तुगलक या मुबारक शाह या सिकंदर लोदी ने इस्टेब्लिश किए थे। इनमें से कुछ नगर जो थे वो मुगलों के समय में बहुत संपन्न नगरों की श्रेणी में आ गए थे, और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के बहुत वैभवशाली नगरों में उनकी गणना होने लगी थी, जैसे कि दिल्ली, आगरा, लाहौर, कश्मीर और दाबुल। दिल्ली, आगरा, लाहौर, कश्मीर और दाबुल, ये मुगल काल में भी ये नगर जो थे वो संपूर्ण विश्व में बहुत वैभवशाली नगरों में इनको गिना जाने लगा था। तो सल्तनत कालीन नगरों को यदि हम देखते हैं तो उनके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था नगरों के विकास का वो था व्यापार। व्यापार एकमात्र कारण था जिसकी वजह से नगरों का विकास हुआ। एक बात तो ये थी कि सल्तनत की स्थापना होने के बाद दिल्ली का तो विकास होना ही होना था क्योंकि वो सल्तनत था, लेकिन धीरे धीरे यदि व्यापार का विकास होना था, उद्योग धंधे और व्यापार का यदि विकास होना है, यदि व्यापार का विकास होना है, व्यापार को उन्नतशील करना है, तो फिर डेफिनेटली नगरों की स्थापना तो होनी थी। और नगर जब बने तो उन नगरों का ज्यादा विकास हुआ जो व्यापार के लिए सेंटर थे, जो व्यापार के सेंटर थे, जहाँ पर या तो व्यापार के लिए संगोष्ठियां हुआ करती थी या जहाँ पर थोड़े समय के लिए व्यापारी आकर के रुकते थे। जनरली सीपॉट्स या वो क्षेत्र जो व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए होते थे, जहाँ पर यात्रियों को विश्राम करने के लिए समय चाहिए होता था। तो इस प्रकार से सल्तनत काल में कुछ प्रमुख नगरों का विकास हुआ। ना सिर्फ विकास हुआ बल्कि उन्होंने विश्व में के वैभवशाली नगरों में अपना एक स्थान बनाया। अब इसके साथ ही एक दूसरा जो पहलू मैंने लिया है वो है सल्तनत काल में सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई व्यवस्था सल्तनत काल की ही नहीं बल्कि मध्यकाल की सिंचाई व्यवस्था में, मुगलों की सिंचाई व्यवस्था में भी मैंने अपने लेक्चर में काफ़ी बातें बोली हैं। सिंचाई व्यवस्था इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यदि हम मध्यकाल में ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत संपन्न था, हम इस बात को कहते हैं कि मध्यकाल में हिंदुस्तान बहुत संपन्न था, तो इस संपन्नता का श्रेय जाता है यहाँ की उन्नत कृषि व्यवस्था को, क्योंकि मध्यकाल में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार कृषि था
और उसके बाद उद्योग धंधे और उसके बाद व्यापार। तो कृषि जो है वो सबसे बड़ा आधार था मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का। तो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था यदि कृषि पर आधारित थी तो कृषि सिंचाई व्यवस्था पर आधारित थी, और सिंचाई व्यवस्था की सबलता ही जो थी वो कृषि को उन्नत बना सकती थी। और हम जानते हैं कि मध्यकाल में कृषि बहुत उन्नत थी। इसका मतलब सिंचाई व्यवस्था जो थी वो भी काफी उन्नत थी। यदि हम मुगल काल की बात कहें तो शासक वर्ग के द्वारा किए गए प्रयत्न हमें बहुत कम दिखते हैं सिंचाई के क्षेत्र में, बल्कि प्राकृतिक जो साधन है, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा सिंचाई की को ज्यादा दोहन किया गया। प्राकृतिक साधनों का दोहन के द्वारा कृषि को उन्नत किया गया मुगल काल में। लेकिन सल्तनत काल में हम देखते हैं कि सिंचाई के लिए दोनों ही तरीकों को अपनाया गया, एक तो प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम तरीके। हालांकि मुगल काल में भी कृत्रिम तरीकों को अपनाया गया, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। बेसिकली जो किसान था मुगल काल में वो सिंचाई के प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा निर्भर था। शायद शासक वर्ग के द्वारा इतना ज्यादा प्रयास इसमें नहीं किया गया। एक उदाहरण मैंने पहले भी अपने एक लेक्चर में बताया था कि शाहजहां के द्वारा किया गया था। लेकिन यदि हम सल्तनत काल में आते हैं तो पहले हम प्राकृतिक स्रोतों की बात करते हैं। प्राकृतिक में वर्षा और नदियां तो ही संसाधन होते हैं जो कि प्राकृतिक होते हैं। और यदि सल्तनत काल या मध्यकाल की बात करते हैं तो ये दोनों संपन्न संसाधन थे। और पहली बात है प्राकृतिक सिंचाई के प्राकृतिक साधनों में वर्षा पहली बात है। और वर्षा जो थी वो अनवरत हुआ करती थी, वर्षा जो थी वो सफिशिएंट हुआ करती थी। भारत जो है वो एक मॉनसून प्रधान देश या मॉनसून ओरिएंटेड कंट्री था हिंदुस्तान। तो ऐसे में मॉनसून की वर्षा का समय पर होना, सफिशिएंट बारिश होना, ये उस समय की एक विशेषता थी। और ये क्यों था? इसका भी बड़ा कारण था कि भारत में उस समय जो सफिशिएंट बारिश होती थी या जितनी बारिश की जरूरत होती थी, कभी कभी उससे ज्यादा भी बारिश होती थी। इसका मेन कारण था कि हमारा पर्यावरण जो था वो संरक्षित था। संरक्षित पर्यावरण की वजह से काफी अच्छी बारिश हुआ करती थी, सफिशिएंट बारिश हुआ करती थी। और दूसरा, नदियां जो थी, जब बारिश बहुत अच्छी होती थी तो नदियां जो थी वो सदा निराती हमेशा बहती रहती थी। तो प्राकृतिक संसाधन सल्तनत काल में बिल्कुल सफिशिएंट थे, मोर देन सफिशिएंट थे। कृषि के लिए या जो सिंचाई के लिए जिन प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत थी, यानी कि वर्षा और नदियां, वो हमारे पास सफिशिएंट थे, काफी थे। और वो उसका श्रेय जाता है यहाँ के पर्यावरण को। अब प्राकृतिक के अलावा कृत्रिम संसाधनों में या साधनों में तालाब, कुएं और नहरें आते हैं। तालाब मैनमेड भी थे या सेल्फ मेड भी थे। खुद भी जो कुछ गड्ढे बने हुए थे या पहले के बने हुए कुछ निचले क्षेत्र थे जहां बरसात का पानी भर जाया करता था या नदियों का पानी कहीं से भर जाया करता था, या फिर मैनमेड मनुष्यों के द्वारा बनाए गए वो गड्ढे जिनमें कि बरसात के पानी को भर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त कुएं, जो नेचुरली बने हुए कुएं थे, वहां पर जमीन के नीचे से पानी आता था। और कुएं जो है बहुत बड़ी मात्रा में इस काल में हमें मिले हैं, जो आज के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत ज्यादा थे। आज के कंपैरिजन में उस समय कुएं बहुत ज्यादा थे जो कि सिंचाई के काम आते थे। और नहरें भी पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त की जाती थी। अब नहरों की बात जहां पर आती है तो नहरें तो बनाई जाती थी। मुगल काल की यदि बात करते हैं तो हमें शाहजहां द्वारा बनाई गई नहरें फैज के अतिरिक्त कोई और प्रमाण नहीं देखने को मिलता है नहरों का, कि किसी नदी से कोई नहर निकाली गई हो। तो यमुना से निकाली गई नहर फैज शाहजहां के द्वारा निर्मित एकमात्र नहर है जिसका हमें पता चलता है मुगल काल में। लेकिन इस समय नहरों के निर्माण की तरफ गंभीरता से सोचने वाला पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी में बैठा तो
उसने इस बात को समझा कि यदि कृषि को संरक्षित करना है, कृषि को यदि बढ़ावा देना है, कृषि को बढ़ाना है, तो पहली बात तो उसने एक नियम जरूर निकाल दिया था कि किसी भी हालत में किसानों से जो कर लिया जाएगा वो 1/11 से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, 1/10 to 1/11 से ज़्यादा उनसे कर नहीं लिया जाएगा। ये गलत है कि किसानों का शोषण किया जाए। और दूसरी बात, फिर नहीं कर लिया जाना है तो कृषि को बढ़ावा देना है, और कृषि को बढ़ावा देने के लिए वो पहला सुल्तान था जिसने नहरों को खुदवाने की बात कही थी और नहरों की को गंभीरता से लिया था, और उसके समय में नहरों को बनाया गया था, खुदवाया गया था। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। जैसा मैंने पहले भी बताया कि फिरोज शाह तुगलक के आते आते, तुगलक काल के आते आते हम देखते हैं कि सल्तनत संपूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। अब उसका विकास नहीं होना था, वो लगभग भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी थी, कुछ सदर्न स्टेट्स को छोड़ करके संपूर्ण भारत में। तो अब सुधारों का काल था, सुदृढ़ीकरण का काल था। तो फिरोज तुगलक वो सुल्तान था जो समझ गया था कि कृषि को संरक्षित करने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के संसाधनों का यूटिलाइज करना, उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उसने नहरों को के निर्माण करने की तरफ अपना ध्यान दिया। और वो पहला सुल्तान था जिसने कि 5 बड़ी नहरों को बनाया। ये नहरें कौन कौन सी थी? 150 मील लंबी नहर यमुना नदी से हिसार तक। पहली नहर जो उसने बनाई वो थी 150 मील लंबी नहर यमुना नदी से हिसार यानी कि हरियाणा तक। ये 150 मील लंबी बहुत बड़ी नहर थी। दूसरी जो नहर थी वो 96 मील लंबी थी, सतलज से घाघर तक। सतलज नदी से घाघर नदी तक के बीच में एक 96 मील लंबी नहर का निर्माण उसने किया था, जो उस क्षेत्र में सतलज और घाघर के क्षेत्र के जो कृषि क्षेत्र थे उनमें सिंचाई कर सकते थे। फिर सिरमौर यानी कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक के क्षेत्र को सींचने के लिए उसने एक विशाल नहर का निर्माण करा था। उसके बाद घाघरा से फिरोजाबाद तक, घाघरा नदी से फिरोजाबाद तक उसने एक नहर बनाई थी, चौथी नहर। फिर यमुना से फिरोजाबाद तक, यमुना नदी से नहर निकाल करके फिरोजाबाद तक को सींचने के लिए, फिरोजाबाद तक के कृषि क्षेत्र को सींचने के लिए। तो इस प्रकार से 5 बड़ी नहरें, 150 मील लंबी नहर यमुना नदी से हिसार तक, 96 मील लंबी नहर सतलज से घाघर तक, फिर सिरमौर की पहाड़ियों से लेकर के हांसी तक, घाघरा से फिरोजाबाद तक और यमुना से फिरोजाबाद तक। इस प्रकार से इन 5 बड़ी नहरों के द्वारा लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत को उसने सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करी। लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत को की कृषि को सिंचाई की सुविधाएं उसने प्रदान की, और ये इट वाज अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन मेडिवल टाइम। उस समय नहरों की परिकल्पना विश्व के अन्य देशों में थी, कई जगह थी, और ये पता था कि नदियों से पानी निकाला जा सकता है और उसको खेतों तक पहुंचाया जा सकता है, जैसे हम नहर कह रहे हैं। लेकिन इसको कार्य रूप में परिणित करना ये बहुत बड़ा कार्य था जो कि फिरोज शाह तुगलक ने किया। इन नहरों के कारण क्या क्या फायदे हुए? एक तो कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई। अब वो उन क्षेत्रों को भी कृषि योग्य बनाया जा सका जो बिल्कुल शुष्क थे, जो सूख चुके थे। व्यापारिक सुविधाएं बढ़ी इन नहरों के द्वारा, इन नहरों से व्यापारिक सुविधाएं भी बढ़ी। इन नहरों के साथ व्यापार भी किया जा सकता था, इन नहरों के थ्रू जाया जा सकता था, छोटी नावों के द्वारा या किसी अन्य संसाधनों के द्वारा यहाँ से जाया जा करके व्यापार किया जा सकता था। सिंचाई कर के रूप में राज्य की आय भी बढ़ी। अब जब आप नहरों की सुविधाएं दे रहे हैं तो सिंचाई कर भी आप लेंगे तो राज्य की आमदनी भी बढ़ी। तो एक तो कृषि में सिंचाई की सुविधा बढ़ी, व्यापारिक क्षेत्रों के व्यापारिक क्षेत्र बढ़े और आय भी बढ़ी कृषि के शुल्क के रूप में।
इस प्रकार से ये 5 नहरों का बनना अपने आप में एक क्रांति मैं ऐसे समझती हूँ, जो कि सल्तनत काल में फिरोज तुगलक ने कर दिखाया। इसके अतिरिक्त फरिश्ता लिखता है कि फिरोज ने 150 कुएं भी खुदवाए, उसने 50 बांध, 30 झील और कई अन्य तालाबों को भी खुदवाया। 150 कुएं, 30 झीलें, 50 बांध। 50 बांध उस समय में बांधों की कल्पना करना भी बहुत बड़ी बात है। 50 बांध, हालांकि छोटे हुआ करते होंगे, बहुत बड़े नहीं होते होंगे, छोटे बांध। 50 बांध, 30 झीलें, 150 कुएं और अन्य तालाबों का निर्माण भी उसने किया था। तो फिरोज शाह तुगलक के इन प्रयत्नों के द्वारा ये हुआ कि वो शहर, कई ऐसे शहर थे मध्यकाल में जो कि अकाल के कारण बर्बाद हो चुके थे। वो शहरों से पलायन हो चुका था, लोग वहाँ से जा चुके थे, कृषि क्षेत्र बंजर हो चुके थे, लोग अपने घरों को छोड़ चुके थे और उनके अगल बगल से नहरों का निकाला जाना और या तालाबों या कुओं का खोदा जाना, उससे ये फायदा हुआ कि पलायन रुका, लोग वापस वहाँ पर आए और वो कृषि योग्य भूमि बनी और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है दोबारा से फिर आबाद हुआ। दोबारा से उन क्षेत्रों को जो है वो कृषि योग्य बनाया जा सका। तो सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक का बहुत बड़ा योगदान है सिंचाई की। यदि हम बात करते हैं सिंचाई के संसाधनों को उपलब्ध कराने में, यदि किसी सुल्तान का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो है फिरोज शाह तुगलक। इसी कड़ी में आगे एक और सुल्तान था जिसने इस तरफ ध्यान दिया, वो था सिकंदर लोदी। जैसा मैंने बताया कि आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने की थी। फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा बाय द साइड ऑफ रिवर यमुना। सिकंदर लोदी ने सिंचाई के उन साधनों का पुनरुद्धार किया जो कि फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। पैलेसर्ट अपनी किताब में लिखता है कि आगरे के आसपास अनेक कुएं थे जिनको ग्रीष्म काल में खोदकर सिंचाई के लिए ठीक कर लिया जाता था। पैलेसर्ट अपनी किताब में लिखता है कि आगरे के आसपास कई कुएं थे जिन्हें ग्रीष्म काल में सिंचाई के समय यूज किया जाता था या खोद करके दोबारा से उनको यूज किया जाता था। तो सिकंदर लोदी ने सिंचाई व्यवस्था को दोबारा से सुचारू रूप से चलाने के लिए आगरा के आसपास इसका विस्तार किया। आगरा के आसपास उसने कोशिश करी कि सिंचाई की व्यवस्था को सुचारू किया जाए या उस क्षेत्र में, हालांकि आगरा के आसपास यमुना नदी बहती थी और बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं थी, लेकिन आने वाले समय में उसने इतना ज़्यादा विकास उस क्षेत्र का किया कि मुगल काल में आगरा जो था वो बहुत संपन्न नगर भी बना और आगरा जो था वो मुगलों की राजधानी भी बना। तो फिरोज शाह तुगलक के पश्चात इस क्षेत्र में जो कार्य किया वो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। मध्यकाल में यदि हम सिंचाई की तरफ ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें तो हमें देखने को मिली, लेकिन दो चीज़ मुझे ऐसी दिखती हैं जो मैं जिनको दोष कह सकती हूँ इस व्यवस्था का, या यदि वो होता तो शायद कृषि और संपन्न होती। तो एक तो सिंचाई के कृत्रिम साधन न होना, सिंचाई के कृत्रिम साधनों की कमी। फिरोज शाह तुगलक को यदि हम छोड़ देते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय या गयासुद्दीन तुगलक के शुरुआती समय तक हम देखते हैं कि कृत्रिम साधन लगभग एब्सेंट हैं। उस समय तक हम देखते हैं कि कृषि की या सिंचाई के लिए इन साधनों का बिल्कुल ही अभाव है। फिरोज शाह तुगलक के समय से ये साधन डेवलप हुए। शासक, और दूसरा, जब ये शुरू हो गए, ये कृत्रिम साधन शुरू हो गए, तो शासक वर्ग के द्वारा कृत्रिम साधनों को यूज करने के एवज में ज्यादा कर लिया जाना, ये चीज भी सामने आई है। ये फैक्ट भी सामने आया है कि यदि शासक वर्ग सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं तो वो उस मात्रा में अधिक भूमि कर देने को बाध्य कर रहे हैं। ऐसी सूरत में किसान जो है वो प्राकृतिक साधनों पर निर्भर है। किसान को अपना भूमि कर ही बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। ऐसे में यदि वो सिंचाई कर भी देगा तो उसके लिए वो दे पाना संभव नहीं है।
इसलिए ये एक दोष है सल्तनत कालीन कृषि व्यवस्था का, चाहे हम इसे फिरोज शाह तुगलक के आगे ही मान लें, से आगे के सुल्तानों के समय में से मान लें, तो ये है कि सिंचाई के कृत्रिम साधनों के उपलब्ध होने के बावजूद भी चूंकि शासक वर्ग के द्वारा अधिक कर लिया जा रहा है, इसलिए किसान जो है वो प्राकृतिक साधनों पर ही निर्भर है। तो मध्यकाल में दो प्रमुख चीजें हैं, एक तो कृत्रिम साधन है ही नहीं फिरोज शाह तुगलक से पूर्व में, और फिरोज शाह तुगलक के बाद जो सिंचाई के कृत्रिम साधन हैं उनमें कर इतना ज्यादा लगा दिया जा रहा है कि कृषक वर्ग जो है वो अपने भूमि कर को देने में ही वो असहज महसूस करता है, तो वो फिर वो सिंचाई का कर नहीं देना चाहता और ऐसे में वो प्राकृतिक साधनों पर ही डिपेंड करता है। तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है कि कृत्रिम साधन जो है वो उपलब्ध है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो संपन्न कृषक वर्ग है उनके लिए कम से कम सिंचाई के जो है कृत्रिम साधन जो है वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और वो उनका उपभोग कर सकते हैं। सिंचाई के पर्याप्त प्राकृतिक साधनों के होने की बात को विदेशी यात्री अपने यात्रा विवरणों में जगह जगह पर देते हैं। लगभग सभी विदेशी यात्री जो न सिर्फ सल्तनत काल में आए हैं बल्कि विजयनगर और बहमनी के साम्राज्य में भी आए हैं। विजयनगर और बहमनी में आने वाले निकितिन, अब्दुल रज़ाक, बारबोसा और इस तरीके के जितने भी ट्रैवलर्स भारत में आए हैं, तो वो न सिर्फ उस एरिया का बल्कि सल्तनत काल के सिंचाई के साधनों के बारे में या कृषि की उन्नत दशा के बारे में अपनी यात्रा विवरणों में देते हैं। तो यदि कुल मिलाकर के हम सिंचाई व्यवस्था को देखते हैं तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि तीन चार फैक्टर्स हैं इसमें जो ओवरऑल सिंचाई व्यवस्था को देख करके सामने आते हैं और जिससे ये निर्णय निकाला जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सल्तनत काल को यदि हम देखते हैं 1206 टेक्निकली 1206 टू 1526 का जो सल्तनत काल है, उसमें यदि हम कृषि और कृषि की जो निर्भरता है सिंचाई पे, सिंचाई को यदि हम देखते हैं तो उसमें चार प्रमुख बातें सामने आती हैं। पहली बात, वर्षा पर्याप्त होती थी। सिंचाई व्यवस्था की यदि हम जैसे ही सिंचाई हमारे दिमाग में आता है तो पहली बात आती है कि वर्षा सुचारू रूप से होती है। भारत मॉनसून का देश है और अपने सही समय पर बारिश होती है और भरपूर बारिश होती है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि बारिश के पीछे का मेन रीजन है हमारा पर्यावरणीय संरक्षण, जो हम लोग जाकर के खुद नहीं कर रहे हैं बल्कि वो है संरक्षित, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या का बोझ कम है। इसलिए नए बहुत ज्यादा जनसंख्या के भार के लिए हमें नए भू क्षेत्रों की जरूरत नहीं है, जिसके लिए हमें वनों का कटान नहीं करना पड़ रहा है, जिससे हमें नए उद्योग धंधों के लिए हमें नए कंस्ट्रक्शन नहीं करने पड़ रहे हैं, जिसके लिए हमें वनों का कटान नहीं करना पड़ रहा है। तो नेचुरली हमारा जो पर्यावरणीय संरक्षण है उसके कारण सल्तनत काल में पर्याप्त वर्षा हो रही है। पर्याप्त वर्षा क्यों हो रही है, इन कारणों को जानना जरूरी है। इसका मैंने मेन कारण बताया कि पर्यावरणीय संरक्षण। दूसरी जो बात देखने को मिलती है सिंचाई के क्षेत्र में वो है नदियों का अनवरत बहाव। नदियां जितनी भी हैं भारत में, बहुत ज्यादा नदियां हैं और वो सभी नदियां बहती रहती हैं और वर्ष भर बहती रहती हैं। नदियों के वर्ष भर बहने का भी कारण है पर्याप्त वर्षा और फिर वर्षा का कारण है पर्यावरणीय संरक्षण। तो नदियां लगातार बहती रहती हैं जिसकी वजह से किसी भी कृत्रिम सिंचाई के साधनों की जरूरत ही नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ शासकों ने कृत्रिम संसाधन उपलब्ध कराए हैं, लेकिन फिर भी पर्याप्त वर्षा और नदियों के अनवरत बहने की वजह से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। तीसरा, किसानों की आवश्यकताएं प्राकृतिक साधनों से ही पूर्ण हो जाती हैं। जैसा मैं ये बता रही थी कि किसानों की जो आवश्यकताएं हैं वो प्राकृतिक सिंचाई के साधनों के द्वारा ही पूर्ण हो जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि फिरोज के द्वारा
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कृत्रिम संसाधनों की उपलब्धि के बाद भी किसान जो है वो प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कृत्रिम संसाधनों में अतिरिक्त करों को देना पड़ रहा है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो वो नहीं देना चाहते हैं। और इस वजह से प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा वो अच्छे तरीके से कृषि कर रहे हैं और कृषि जो है वो उन्नत दशा में है। चौथा जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि सल्तनत काल में कृषि जो है वो उन्नत दशा में है। तो स्टूडेंट्स, जो मेरा ये टॉपिक था कि सल्तनत काल में नगरों की दशा तथा सिंचाई व्यवस्था, इसके निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि सल्तनत काल में दिल्ली, श्रीनगर, लाहौर, दाबोल और बाद में आगरा, इस तरीके के विशाल नगरों का निर्माण हुआ, उनका विकास हुआ, उनका सुदृढ़ीकरण हुआ और वो इतने वैभवशाली हो गए कि संपूर्ण विश्व में उनके वैभवशाली नगरों में उनका नाम हो गया। और इसका प्रमुख कारण था व्यापार की वजह से ये व्यापारिक सेंटर्स बने और इस वजह से विश्व के विभिन्न देशों के यात्री यहाँ करके रुके और आते थे, व्यापारी यहाँ रुकते थे और इस वजह से इन नगरों का विकास हुआ। और इसी वजह से इनकी जानकारी यात्रा विवरणों में मिली और यात्रा विवरणों में आने की वजह से संपूर्ण विश्व में ये पता चला कि हिंदुस्तान में इस तरह के बड़े बड़े नगर हैं जो जिनकी तुलना लंदन, पेरिस, इस्तांबुल तरह के बड़े बड़े नगरों से की जा सकती है। तो नगरों के क्षेत्र में भारत विश्व के वैभवशाली नगरों में एक था। और यदि सिंचाई की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होने की वजह से भारत की सिंचाई व्यवस्था बहुत उम्दा थी, बहुत अच्छी थी। किसी भी कृत्रिम सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन फिर भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो कृत्रिम सिंचाई व्यवस्था को दिए जाने के कदम उठाए गए वो बहुत ही एप्रिशिएटिंग है। उनको उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि उस समय में उसकी वो सोच रखना कि नहरों को खुदान किया जा सकता है, वो नहरें आज भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी उन पर कर लगाना और उसकी वजह से किसानों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करना और उससे वाकई में हिंदुस्तान की जो कृषि व्यवस्था थी वो अपनी उन्नत दशा में थी। तो सल्तनत काल में कृषि की उन्नत दशा का होना, सिंचाई के प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता होने की वजह से और व्यापार की बहुत उन्नत दशा होने की वजह से बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ था। तो सल्तनत काल में विशाल नगर थे और कृषि संपन्न थी और सिंचाई के संसाधन पूरी तरीके से उपलब्ध थे। थैंक यू।